हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रॉमिस कर देता हूं मैं कि जो बच्चा आज की वीडियो पूरी देखेगा उसको जिंदगी भर ये वीडियो याद रहेगी, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं जीओसी का अनुनाद टॉपिक। पहले हम अनुनाद टॉपिक को उस तरीके से पढ़ेंगे कि इसके कंसेप्ट 12th क्लास के क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में किस किस तरीके से यूज होते हैं। तो पहले तो हम इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर 12th बोर्ड एनसीईआरटी की बुक के कौन से पेज नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है जो अनुनाद कंसेप्ट पर सॉल्व होता है। इस तरीके से ये वीडियो हमारी चलने वाली है। पिछली वीडियो भी जो पहले की वीडियोस हैं, जैसे प्रेरणिक प्रभाव है, संकरण है, बंध का विखंडन है, ये सारी वीडियोस भी इसी तरीके से चली थी। तो बात शुरू कर रहे हैं अनुनाद की। चलिए दोस्तों, अनुनाद होता क्या है कि एक सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं कि हम अनुनाद को उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से वो हमारे को 12th में काम आने वाला है। चलिए, मैंने एक बेंजीन की संरचना बनाई। ये बेंजीन इस तरीके से होता है, सब लोग जानते हैं। यहां डबल बॉन्ड होता है, यहां डबल बॉन्ड होता है, यहां डबल बॉन्ड होता है। लेकिन ये संरचना बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या नहीं करती, इसलिए इसकी एक और संरचना बनाते हैं हम। वो इस तरीके से होती है कि ये बंध जो है वो यहां पर होता है डबल बॉन्ड, ये वाला आगे खिसक जाता है और ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ जाता है, ये ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन जो है वो दो अनुनादी संरचनाओं में रहता है। इसके कुछ गुणों की व्याख्या ये संरचना करती है और कुछ गुणों की व्याख्या ये संरचना करती है। तो आप ये लिखेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक है वो कुछ कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बनिक यौगिक जो है वो एक से अधिक संरचनाओं में रहते हैं। एक से अधिक संरचनाएं होती हैं, मतलब कार्बनिक यौगिकों की एक से अधिक संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, ठीक है, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और इन संरचनाओं में से कुछ गुणों की संरचना व्याख्या ये संरचना करती है और कुछ गुणों की व्याख्या ये वाली संरचना करती है, ठीक है। तो इन संरचनाओं को हम अनुनादी संरचना कहते हैं और इस गुण को जो है हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। आपको ये परिभाषा नहीं याद करनी। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम तो 12th के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अनुनाद तो हमने 11वीं में आती है, अनुनाद की परिभाषा तो, ठीक है। लेकिन हमें तो अनुनाद इस तरीके से सीखना है कि 12th में हम इसको यूज कर सकें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज्यादा संरचनाएं होती हैं। उन संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं और इस गुण को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। अब इन दोनों संरचनाओं का जो मिश्रित रूप है, मिश्रित रूप को ऐसे 3 लाइनें लगा करके फिर बनाते हैं यूं, बेंजीन। और आपको पता लग गया कि ये जो बीच वाले जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां ऐसे घूम रहे हैं। तो मैंने इसको डॉट डॉट करके लिख दिया कि भैया ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो बीच में घूम रहे हैं। तो इन दोनों का मिश्रित रूप जो हो गया वो हो गया अनुनादी संकर हो गया, ठीक है। तो एक बात आपको समझ में आ गई, अनुनादी संरचनाएं किसे कहते हैं, अनुनाद किसे कहते हैं और अनुनादी संकर किसे कहते हैं। इन सारी जितनी भी संरचनाएं होंगी उनका मिश्रित रूप जो है वो अनुनादी संकर होगा। चलिए, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बेंजीन में ही हो, बिना बेंजीन के भी ये हो सकता है। जैसे कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है RC डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये जो संरचना है इसके अंदर भी अनुनाद हो सकता है। क्या होता है कि ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आ जाते हैं और ये बंद उठ करके इधर चला जाता है। तो इसकी दूसरी अनुनादी संरचना इस प्रकार से बन जाएगी RCO। ये वाला बंद इधर चला गया तो इस पर तो हो जाएगा माइनस आवेश और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन ये इसको देकर के बंद बना लेता है। ये एक अनुनादी संरचना, ये दूसरी अनुनादी संरचना। और अगर आप दोनों का मिश्रित रूप बनाना चाहो तो RC सिंगल बॉन्ड O, यहां पर जो है एक बंद कभी यहां होता है कभी यहां होता है, दोनों तरफ घूमता रहता है। और माइनस आवेश कभी यहां होता है कभी यहां होता है, इसलिए हम आधा आधा माइनस दोनों को दे देते हैं और ये इसका हो जाएगा अनुनादी संकर।
ठीक है, अभी हमने अनुनाद समझना शुरू किया है, हम पहले अनुनाद समझेंगे और फिर 12th के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, ये बात होगी आपके पास अनुनाद की कि अनुनाद किसे कहते हैं। अभी ये बनाना भी सीखेंगे अभी अपने। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमें सीखना है वो क्या है कि अनुनाद के गुण क्या हैं। आप देखेंगे कि अनुनाद के अंदर अनुनाद के गुण आपने पढ़ने हैं गुण, तो आप देखेंगे कि नंबर 1 बात, अनुनाद जो है सदैव एक ही तल में होता है। तल हमेशा एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ये बंद उठ करके इधर चला जाएगा, कभी अंदर चला जाएगा। तल जो है अगर ये है तो यही तल रहेगा, एक ही तल में होता है। एक बात, कोई ज्यादा काम की बात नहीं है। दूसरी बात कि जो अनुनाद के अंदर पाई बंद के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, इसके अंदर सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते। आप देखना कि जब दो बंद हो तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। सिग्मा यहीं का यहीं पड़ा है, घूम कौन रहा है, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को यह जानना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। भाई पाई बंद के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, ये आपको जानना है। चलिए और सीखिए तीसरा पॉइंट क्या है अनुनाद के बारे में, क्या कि अनुनाद जो होता है उसके अंदर जितनी भी आप संरचनाएं बनाएं, अनुनादी संरचनाएं जितनी भी बनाएं, उन सब संरचनाओं में सिग्मा व पाई बंद के कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो नियत रहते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो नियत रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई पहले सिग्मा और पाई बंद में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे तो अगली संरचना में आप 12 कर दो या अगली में 8 कर दो, ऐसे नहीं करना। हर संरचना में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलनी नहीं चाहिए। चलिए फिर आप चौथा पॉइंट देखेंगे कि जो अनुनाद है ना वो एक स्थायित्व ग्रहण करने की प्रक्रिया है, स्थायित्व ग्रहण करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नंबर 1 पॉइंट आप अलग अलग इस स्थायित्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को आप 3 पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट तो है कि एक संरचना ऐसी है जिसमें अनुनाद होता है और दूसरी है जिसमें अनुनाद नहीं होता, अनुनाद नहीं होता, तो वो संरचना ज्यादा स्थायी होगी जिसमें अनुनाद होता है। क्या ये वाला ये जो चौथा पॉइंट है ना, अब ऊपर वाले ठीक है कि भाई आप ये चीजें 11th में सीखे हो तो ठीक है, नहीं सीखे तो भी कोई बात नहीं, अभी याद रह रही हैं तो भी ठीक है, नहीं रह रही तो भी ठीक है। लेकिन अब जो मैं 3 पॉइंट सिखा रहा हूं उसी 3 पॉइंट के बेस पर ही पूरी केमिस्ट्री के अंदर जो 12th क्लास की केमिस्ट्री उसके सारे क्वेश्चन इसी इन 3 पॉइंटों पर हल होंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई 2 यौगिक है, एक में अनुनाद हो रहा है एक में नहीं हो रहा है, तो ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, जिसमें अनुनाद हो रहा है, ठीक है, जिसमें नहीं हो रहा वो कम स्थायी होगी। चलिए फिर बात आती है कि जिसकी जितनी अनुनादी संरचनाएं होंगी, अनुनादी संरचनाओं की संख्या, संरचनाओं की संख्या जो है वो समानुपाती है स्थायित्व के, समानुपाती है स्थायित्व के। मान लो आपके पास 2 यौगिक है, एक की अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं 2, एक की अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं 5, तो दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, जिसकी अनुनादी संरचनाएं 5 बन रही होंगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाओं की संख्या होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। ये बात भी हम सीख गए। अब सी पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी पॉइंट, ये देखो कि मैंने एक यौगिक के 3 अनुनादी संरचनाएं बना रहा हूं। इस तरीके से मेरे पास एक यौगिक है कि मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। ये कैसे बनती है अनुनादी संरचना, ये सब चीजें हम सीखेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको चला रहा हूं उस तरीके से एक बार चलते चले आप, ठीक है। होगा क्या कि ये एक संरचना है, अब ऐसा हो जाए कि ये पाई बंद के ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इधर आ जाए, तो ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर चले जाएंगे और इसकी एक संरचना बन जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से संरचना बन जाएगी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर के बंद बना लेंगे तो ये हो जाएगा द्विबंध, फिर ऑक्सीजन और CH3। ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा तो ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, कम हो जाने पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा।
और इधर क्या हुआ, ये बंध के 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये उठ करके कार्बन पर आ गए, तो कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इस कार्बन पर आ गया है, तो इस कार्बन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पर क्या आ गया, माइनस आवेश आ गया। ठीक है, तो एक तो ये अनुनादी संरचना बन गई। या ऐसा भी हो सकता था कि भाई ये वाला बंध जो है वो सीधा उठ करके इधर चला जाता, तो ये ए कंडीशन थी, ऊपर वाली ए कंडीशन है, ये बी, तो मैं बी वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाता हूं। अगर ये बंद उठ करके इधर चला जाता तो ये हो जाता CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड O, और यहां पर हो जाता CH3 और ऑक्सीजन पर आ जाता माइनस आवेश और इस कार्बन पर आ जाता प्लस आवेश। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके इस पर आ रहा है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन हट गया तो कार्बन पर तो आ गया प्लस आवेश, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऑक्सीजन पर आ गया माइनस आवेश। अब आपके पास ये कुल 3 संरचनाएं होंगी, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर इन तीनों के स्थायित्व की तुलना की जाए तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा वो होगी अनुनादी संरचना, वो उदासीन अनुनादी संरचना सबसे ज्यादा स्थायी होगी। इन सब में सबसे ज्यादा स्थायी होगी कौन सी संरचना, जो उदासीन है। उदासीन का मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं है। तो आप इस संरचना नंबर 1 में देखो तो कोई भी आवेश नहीं है, ना प्लस ना माइनस, कोई आवेश नहीं है, तो उदासीन संरचना मतलब पहली संरचना जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी होगी। अब दूसरी जो आयनित संरचनाएं हैं, इसमें भी प्लस माइनस बना हुआ है, इसमें भी प्लस माइनस बना हुआ है, तो ये दोनों आयनित संरचनाएं हैं। आयनित संरचनाओं में वो संरचना ज्यादा स्थायी होगी जिसमें, गौर करना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, क्या कि जिसमें माइनस आवेश तो किस पर हो, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर, और प्लस आवेश हो कम विद्युत ऋणी परमाणु पर। मतलब क्या हो कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर, विद्युत ऋणी परमाणु पर तो क्या होना चाहिए, माइनस, और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर होना चाहिए, विद्युत ऋणी परमाणु पर होना चाहिए प्लस। ठीक है, वो संरचना ज्यादा स्थायी होगी। तो आप देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पर क्या होना चाहिए, माइनस, और कार्बन की विद्युत ऋणता कम है तो उस पर क्या होना चाहिए, प्लस। तो हमने देखा कि यार इस संरचना में तो कार्बन पर माइनस है और ऑक्सीजन पर प्लस है, ये तो नहीं। इस पर आओ तो इसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पर माइनस है और कम विद्युत ऋणी परमाणु कार्बन पर प्लस है, तो इसका मतलब ये संरचना ज्यादा स्थायी होगी। कौन से वाली, 3 नंबर संरचना दूसरे नंबर पर ज्यादा स्थायी होगी। और फिर चलें कि सबसे कम स्थायी संरचना वो होगी जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर तो क्या आ जाए, प्लस, और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर आ जाए माइनस। ठीक है, तो वो संरचना सबसे कम स्थायी होगी। तो आप देखें कि इसके अंदर कम विद्युत ऋणी परमाणु कौन है, कार्बन, तो इस पर माइनस आवेश है, और अधिक विद्युत ऋणी कार्बन ऑक्सीजन, इस पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। तो इसका मतलब है कि ये संरचना सबसे कम स्थायी होगी। विद्युत ऋणता का मतलब होता है ऋण आवेश ग्रहण करना। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है, ऋण आवेश ग्रहण करना। अब भाई जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो तो माइनस आवेश ज्यादा ग्रहण करेगा, उस पर माइनस होना चाहिए, तो वो ज्यादा स्थायी होगी। अब यहां पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस पर माइनस आवेश होना चाहिए, तो ये है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी तो प्रवृत्ति है कि वो माइनस आवेश रखे, लेकिन इस पर तो प्लस आ गया, इसका मतलब ये तो गलत है। गलत है तो ये क्या होगी, सबसे कम स्थायी संरचना होगी। तो ये बात आपको, ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो इसका मतलब है कि आपको अनुनाद के आधार पर 12वीं के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, ये 3 पॉइंट 1, 2 और 3, इतनी बात आपने समझना नहीं है, चलो नहीं समझ में आया, आपको सिर्फ इतना जानना है कि भाई जिसकी अनुनादी संरचनाएं ज्यादा, वो ज्यादा, जिसकी अनुनादी संरचनाएं होंगी वो स्थायी होगा, जिसकी नहीं होंगी वो नहीं स्थायी होगा। अब जिसकी ज्यादा होंगी वो ज्यादा स्थायी होगा, जिसकी कम होंगी वो कम स्थायी होगा। फिर जो कई अनुनादी संरचनाएं हैं उनमें से ज्यादा स्थायी वाली कौन सी होगी, जो उदासीन होगी, जिस पर कोई आवेश नहीं होगा। उसके बाद कौन सी ज्यादा स्थायी होगी, जिसमें अधिक विद्युत ऋणी पर ऋण आवेश हो और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर प्लस आवेश हो। और सबसे कम स्थायी कौन सी होगी, जिसमें क्या हो कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर तो प्लस आवेश हो और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर माइनस आवेश हो। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो अपने शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये मैं साफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक एक पेज के
पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो सारी बात करवा देता हूं। लेकिन एक चीज इसके अलावा और सीखनी है अपने, वो बात कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलो आगे। अब आप सोचेंगे कि सर आप बार बार कह रहे हो अनुनाद होगा कि नहीं होगा, एक में होगा एक में नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चले भाई किसमें अनुनाद होगा और किसमें नहीं होगा? तो आप ये जो अनुनाद की जो शर्तें हैं, मैं कुछ शर्तें लिख रहा हूं, उन शर्तों को जो पूर्ण करेगा उसके अंदर अनुनाद होगा, और जो इन शर्तों पर खरा नहीं उतरेगा उनमें अनुनाद नहीं होगा। शर्त नंबर 1 कि उस यौगिक में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आने चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे एकांतर क्रम में आने चाहिए, तो वहां पर अनुनाद होगा। जैसे हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी मैं साथ में यहां पर बनाता जाता हूं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाया कि बेंजीन। अब बेंजीन के अंदर देखो क्या है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब इसमें अनुनाद होगा। ठीक है। अब दूसरी बात कि जिसके अंदर लॉन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आए, तो उसमें भी अनुनाद होगा। इसका भी एग्जाम्पल बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल बनाते हैं अपने फिनॉल। फिनॉल क्या है? बेंजीन, और इसके ऊपर क्या आ गया? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर पड़ा है 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है। ऑक्सीजन पर कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़े थे? 2। तो आप देखो लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ गए ना, तो इसका मतलब यहां पर भी अनुनाद होगा। ठीक है। या आप और भी एग्जांपल इसके लिख सकते हैं कि भाई मैंने लिखा कि बेंजीन और उसके ऊपर लिख दिया ये डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में हो गए, एक मैंने लिख दिया ऊपर हेलोजन। हेलोजन में यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं 3। ठीक है। तो इसका मतलब ये लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ गए, तो इसमें भी अनुनाद होगा। तो कहां कहां अनुनाद होगा, कहां कहां नहीं होगा, वो हमें समझ में आना चाहिए। चलिए, ये 2 बातें, 2 एग्जांपल हो गए। फिर आप देखें तीसरी शर्त क्या है, ये मैं साफ कर रहा हूं। तीसरी शर्त क्या है अनुनाद होने के लिए? तीसरी शर्त है हमारे पास कि शर्त नंबर 3, ये देखिए शर्त नंबर 3 ये है कि भाई आपके पास अनुनाद तब होगा जब ऋण आवेश सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में हो। ठीक है। तब भी अनुनाद हो सकता है। जैसे कि मैंने बनाया, आपके पास यूं बना लिया कि बेंजीन और उसके ऊपर आप ऋणावेश वाला, तो ये एग्जांपल ले लें, आर सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ, और इसके ऊपर है माइनस आवेश। कौन सा आवेश है? माइनस आवेश। तो आप देखें माइनस आवेश, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ गए ना। माइनस आवेश, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ गए, एक के बाद एक रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर अनुनाद होगा, यहां पर अनुनाद होगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी अनुनाद होगा। और चौथी कंडीशन में बना रहा हूं कि यदि ये हो कि प्लस आवेश, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये एकांतर क्रम में हो, तब भी अनुनाद होगा। प्लस आवेश, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में हो, तब भी अनुनाद होगा। और इसका एग्जांपल आप क्या बना लेंगे? जैसे मैंने बना लिया कि CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड और CH2 प्लस। अगर मैंने ऐसे बना लिया तो इसका मतलब इसमें अनुनाद होगा। ठीक है। क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और प्लस एकांतर क्रम में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां पर भी अनुनाद होगा। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मैंने बनाया बेंजीन और यहां पर लिख दिया डबल बॉन्ड और यहां लिख दिया CH2 और यहां बना दिया प्लस। तो अब प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है ना, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर भी अनुनाद होगा। तो ये अनुनाद की शर्तें हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति जहां जहां आ जाएगी वहां वहां अनुनाद हुआ करेगा, और जहां जहां ये स्थिति नहीं आएगी वहां वहां अनुनाद नहीं होगा। चलिए, अब अपने बात शुरू करते हैं नंबर 1 नंबर पॉइंट से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत ही जरूरी बात मैंने बता दी, इतनी जरूरी बात बता दी कि भाई अब आपका 12th जो है अनुनाद के कारण नहीं रुकेगा। ठीक है। 12th का कोई क्वेश्चन अनुनाद के कारण नहीं रुकेगा। इतनी जबरदस्त वाले पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर यकीन नहीं आता तो करना शुरू करते हैं, अपने एक एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन बातों से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं। शुरू कर रहा हूं, ये साफ कर देता हूं। चलो, जैसे
आपको एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा। आप जो भी बुक फॉलो करते हैं आप उसके अंदर चैप्टर वाइज जाते जाओ। अगर मान लो आपके बुक में वो नहीं है पेज नंबर तो कोई और पेज नंबर होगा, लेकिन ये चीज लिखी जरूर होगी अगर केमिस्ट्री सेकंड आप पढ़ रहे हैं तो। जैसे आपके पास पहली बात ही मैं बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन ही जो आ रहा है वो आ रहा है पेज नंबर 309 पर। एक बात आपने सीखनी है, पेज नंबर 309। आप पेज नंबर है हमारे पास 309। लास्ट में थ्योरी में एक बात लिखी हुई समझनी है आपको, ठीक है। क्या लास्ट में थ्योरी की एक बात समझनी है आपको कि भाई इसके अंदर वो तीन चीजें बोल रहा है कि एक तो बोल रहा है कार्बोकैटाइन, जैसे मैंने लिखा CH3CH2 और इस पर आ गया प्लस, ठीक है, ये कार्बोकैटाइन हो गया। दूसरा जो है इसको हम एल्किल कार्बोकैटाइन भी कहेंगे, एल्किल कार्बोकैटाइन कहेंगे। दूसरा जो है मैं लिख रहा हूं इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, इसको हम एलिल कार्बोकैटाइन कहेंगे। एलिल या एलिलिक भी कहते हैं, एलिलिक लिख लेते हैं अपने, एलिलिक कार्बोकैटाइन कहते हैं। और अगर यूं आ जाए कि बेंजीन और यहां पर डबल बॉन्ड और बेंजीन बन गया और यहां पर CH2 और इस पर आ जाए प्लस, तो इसको हम कहते हैं बेंजिलिक कार्बोकैटाइन, ठीक है। तो आपके पास प्रश्न ये है कि एलिलिक कार्बोकैटाइन, एल्किल कार्बोकैटाइन, एलिलिक कार्बोकैटाइन और बेंजिलिक कार्बोकैटाइन को स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखो, स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है। तो अब इनको आपको स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप समझेंगे कि इसके अंदर तो देखो प्लस के बाद यहां पर कोई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें अनुनाद नहीं होगा, यस और नो, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाओ तो इसके अंदर अनुनाद होगा, कौन कैसे होगा कि इसके अंदर देखो प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पर अनुनाद होगा। तो इसके अंदर जो अनुनाद होगा वो इस तरीके से बनेगा कि एक बात तो इसके अंदर ये समझ में आ गई कि भाई इसमें अनुनाद होगा। अब वो अनुनाद होगा कैसे कि ऐसे हो सकता है कि ये बंद उठ करके यहां आ जाए, यहां आ जाए तो इसकी दूसरी अनुनादी संरचना बन जाएगी ये पहली संरचना, और दूसरी संरचना ये बन जाएगी कि ये बंद उठ करके इधर आ जाए, तो ये हो जाएगा अपने पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ये वाला प्लस खत्म हो जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर जाएगा, जैसे ये बंद यूं पड़ा था ना, ये उठ करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो इस प्लस क्यों था यहां पर? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये प्लस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाने पर इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये अनुनादी संरचना होगी नंबर 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें अनुनाद नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, और इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, तो इसकी कंपैरिजन में ये ज्यादा स्थायी हो गया। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात से देखें बेंजिलिक कार्बोकैटाइन में क्या होगा। बेंजिलिक कार्बोकैटाइन में आपने देख लिया कि प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, इसका मतलब अनुनाद होगा, ठीक है। तो यहां पर अनुनाद होगा। अब आप देखें जिसने पिछली बात जो मैंने एक बोर्ड पर जो बातें लिखी हुई थी वो देखते ही जिसको समझ, जो उतना पार्ट जिसने समझ लिया था उसका भी ये प्रश्न हल हो रहा है कि यहां पे अनुनाद नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, तो इसके तुलना में ये दोनों ज्यादा स्थायी हैं, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन स्थायी है? इसमें भी अनुनाद हो रहा है, इसमें भी अनुनाद हो रहा है, लेकिन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा है ये अपने चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी अनुनादी संरचनाएं बनानी पड़ेंगी। बनाए कैसे बनेगी कि ये वाला बंद उठ करके इधर जाएगा, इधर जाएगा तो अपने पास मैं 2 मार्कर ले लेता हूं अलग कलर के। देखो ये वाला बंद उठ करके इधर जाएगा, इधर जाएगा तो स्थिति ये आ जाएगी कि इसकी एक संरचना यूं बन जाएगी बेंजीन, और ये वाला बंद उठ करके इधर चला जाएगा तो यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड और CH2 प्लस आवेश हो जाएगा खत्म, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो यहां पर आवेश की कमी होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब यहां पर प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा कि ये वाला बंद उठ करके यहां ऐसे जो पड़ा है ना बंद, वो घूम करके और यूं चला जाएगा,
तो अगली अनादि संरचना हो जाएगी ये कि ये वाला बंध उठ करके यहां आ जाएगा, यहां आ गया तो अब संरचना बन जाएगी यूं, बेंजीन, यहां पर डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां चला गया है तो इसका प्लस तो खत्म हो गया, लेकिन यहां पर प्लस आवेश आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस आवेश। ठीक है, अगली संरचना में क्या होगा, ये वाला बंध यही है, ये वाला, अब ये बंध उठ करके इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी अगली वाली संरचना, अगली संरचना बन जाएगी कि बेंजीन और यहां पर डबल बॉन्ड CH2, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये वाला जो बंध उठकर है वापस यहां पर आ जाएगा, तो अब संरचना जो बनेगी वो ये बनेगी कि बेंजीन और ये हो जाएगा कि यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड और इस पर वापस प्लस आवेश आ जाएगा क्योंकि इसका जो डबल बॉन्ड था वो वापस यहां पर आ गया। ठीक है, तो अब अगर इन संरचनाओं की संख्या अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, एक ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रही, मैं इधर बना देता हूं। देखें क्या हुआ कि ये वाला बंध उठ करके जब इधर आया तो ये संरचना इस तरीके से बन गई, ये बेंजीन, यहां पर थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं, बेंजीन और यहां पर डबल बॉन्ड, ये वाला बंध जब उठ करके इधर आ गया तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर आ जाएगा प्लस आवेश और ये आ जाएगा CH2। इससे अगली संरचना में क्या होगा कि ये वाला बंध उठ करके इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां सिंगल बॉन्ड, फिर प्लस आ जाएगा। तो अब देखें कि इसकी कितनी अनादि संरचनाएं होंगी, आप काउंट करें, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें भी अनुनाद होगा, इसमें भी अनुनाद होगा, मतलब एल्डिक कार्बोकैटायन में भी होगा, बेंजलिक कार्बोकैटायन में भी होगा, लेकिन दोनों में से ज्यादा स्थायी अनुनादी संरचनाएं किसकी होंगी, बेंजलिक की, क्योंकि बेंजलिक में कितनी अनुनादी संरचनाएं बन रही है, 5, और एल्डिक में कितनी बन रही है, 2। ठीक है, तो आप स्थायित्व का क्रम बनाएंगे तो सबसे कम स्थायी ये, उससे ज्यादा स्थायी एलिलिक हैलाइड और सबसे ज्यादा एलिलिक कार्बोकैटायन और उससे ज्यादा बेंजलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसका कारण आप सबको समझ में आ गया कि यहां पर अनुनाद नहीं हो रहा है, यहां पर अनुनाद हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं 2 और इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं 5। जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं वो उतना ही ज्यादा स्थायी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें 5 है तो ये ज्यादा स्थायी होगा, ये कम स्थायी होगा। ये संरचनाएं बनाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक बार देखने से नहीं आएगा, आप खुद मातावारी करो, खुद बंदों को घुमाओ, लिख करके देखो, देखने से याद नहीं होगा, खुद जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक आपके गलत ही संरचनाएं बनेंगी। क्लियर, आप इसको कोशिश करना, मैं अगली और सिखाता हूं, अभी एक बार में नहीं आएगी, और अगली सिखाता हूं, फिर आपको कुछ बातें और क्लियर होंगी, फिर अगली सिखाऊंगा, फिर कुछ और बातें क्लियर होंगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बातें साफ साफ आपको समझ में आती जाएंगी। चलिए, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट सीख लिया कि अनुनाद के आधार पर ये चीजें कैसे सॉल्व होती हैं। साफ कर दूं अब मैं, चलो इसको साफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही जबरदस्त चीज आपके सामने आ गई है भैया। चलिए, नेक्स्ट जो है आपको पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, अगर क्वेश्चन है तो थ्योरी है तो थ्योरी बता दूंगा। चलिए, पेज नंबर मैं बता रहा हूं आपको, कौन सा, 317। ठीक है, पेज नंबर आपने कौन सा पढ़ना है, 317, और वहां पर भी आपको थ्योरी में ही पढ़ना है। थ्योरी दे रखी है, लेकिन उस थ्योरी के अंदर आपको एक बात समझनी है। क्या समझनी है भाई थ्योरी के अंदर बात, कि वो आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन कहेगा, ऐसा क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन समझने के लिए आप ये कहेगा कि हेलो एल्केन के CX बंध की तुलना में, बंध की तुलना में हेलो एरीन का CX बंध मुश्किल से टूटता है क्यों, मुश्किल से टूटता है क्यों। ठीक है, तो ये अगर आपको समझना है तो इसके लिए भी आपको अनुनाद का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने आंसर नंबर बनाना है, आप पहले हेलो एल्केन लिखना सीखें। हेलो एल्केन मतलब कार्बन की श्रृंखला के साथ में
अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको अपने हैलोएल्केन कहते हैं। और हैलोएरीन कौन सा होता है कि अगर बेंजीन वलय के साथ में, ये बेंजीन और इसके साथ में यहां पर अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम इसको हैलोएरीन कहते हैं। ये हो जाएगा भाई हैलोएल्केन और ये हो जाएगा हैलोएरीन। होता क्या है कि कई बच्चे जो है डायरेक्ट जो है लेसन नंबर 10 से शुरू कर देते हैं। भाई लेसन नंबर पहला कार्बनिक रसायन का पहला लेसन को, जो कि कौन सा बुक में कौन से क्रम पर आता है 10वें नंबर पर, तो वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हैलोएल्केन क्या है, हैलोएरीन क्या है, ठीक है, अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है, तो उनको पता ही नहीं होता, तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप जीओसी पढ़ लेते हो, 15 एपिसोड जीओसी के देख लेते हो, तो उसके बाद ये चीजें तो आपके साफ साफ क्लियर हो जाती हैं कि बाकी चाहे कुछ भी समझ में आए ना आए, ये तो क्लियर हो जाता है भाई कौन सा हैलोएल्केन है, कौन सा हैलोएरीन है, अल्कोहल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है। तो वो चीजें पता लग जाने के बाद में आपको जब बुक पढ़ाई जाती है तब आपको समझ में आने लग जाता है। तो आपको ये बार बार मैं बता रहा हूं, तो बार बार आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ रहा है कि यार ये हैलोएल्केन है, ये हैलोएरीन है। अब क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हैलोएल्केन का CX बंध, ये वाला बंध आसानी से टूट जाता है, लेकिन ये बंध मुश्किल से टूटता है, क्यों? ये क्वेश्चन है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है वो है हैलोएरीन को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है। एकांतर क्रम में आते ही आपको पता लग गया कि भाई यहां पर तो क्या होगा, अनुनाद होगा। और अनुनाद होगा तो क्या होगा कि ये वाले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आएंगे और ये बंध जो है उठ करके इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास किस तरीके की स्थिति आएगी? पहले मैं ये वाला बंध उठा करके यहां पर लाता हूं, आप समझे। पहले ये लो, ये बेंजीन। अब देखो अनुनादी संरचनाएं बनाने की कुछ बातें और क्लियर हो रही हैं आपको। ये एक बंध था, हैलोजन से एक एकांकी इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पर आ गया, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, एक यहां पर आया और इसने बंध बना लिया। अब हैलोजन से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पे आ गया ना, तो हैलोजन पर तो प्लस आवेश आ गया, ये बात खत्म। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पर प्लस आवेश आ जाता है। अब क्या हुआ कि यहां पर इस बेंजीन के हर कोने पर क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के साथ ये वाले बंध में अगर ऐसे ही रहने दूं तो इस कार्बन पर कितने बंध हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5 बंध हो जाएंगे। जबकि कार्बन के पास तो कितने बंध हो सकते हैं भाई? 4 ही बंध हो सकते हैं। इसलिए जब ये वाला लोन पेयर उठा करके यहां पर आप बंध बनाओगे तो उस स्थिति में ये वाला बंध उठा करके आपको इधर लाना पड़ेगा। तो ये बंध यहां नहीं रहेगा जब यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आएंगे तो इस कार्बन पर आ जाएगा माइनस आवेश। तो इस तरीके से इसकी दूसरी अनुनादी संरचना हो जाएगी। अब क्या होगा कि जब ये वाला लोन पेयर है ये उठ करके यहां पर आएगा, बंध बनाएगा। मैं लाल पेन से बनाऊंगा इसको मैं। चलिए देखो क्या करना है कि ये वाला लोन पेयर अब आपको उठा करके यहां लाना है, ये यहां लाना है। तो ये जो बंध है वो उठ करके इस कोने पर आ जाएगा। तो इसकी जो अगली अनुनादी संरचना बन जाएगी वो इस तरीके से बनेगी कि आपने बनाया बेंजीन, बेंजीन और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड और यहां पर फिर आ जाएगा माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पर आ गए तो यहां पर क्या आ गया? माइनस। और यहां डबल बॉन्ड बन गया, ये माइनस खत्म हो गया, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड एक्स लोन पेयर और इस पर क्या होगा? प्लस। ये बंध यहीं पड़ा है। ठीक है, अब अगली संरचना में क्या होगा? अगली स्ट्रक्चर के अंदर ये माइनस उठ करके यहां पर बंध बनाएगा, जस्ट साथ वाली स्थिति पर बंध बनाएगा। आप इसको उठा करके आगे मत ले जाना, इस कोने से जस्ट इस बंध पे आना है। ठीक है, और ये वाला बंध उठ करके जस्ट इस कोने पर लेकर के आना है। तो अगली अनुनादी संरचना बन जाएगी आपके पास कैसे कि ये संरचना बन गई इस तरीके से कि बेंजीन और अब हो जाएगा यहां पर डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड और अब इस पर यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां डबल बॉन्ड एक्स 2 इलेक्ट्रॉन और इस पर प्लस। अब इससे अगली संरचना में क्या होगा? इससे अगली संरचना में वही कि ये माइनस यहां पर बंध बनाएगा और ये बंध वापस यहां पर लोन पेयर ले आएगा। तो अगली संरचना फिर ये बन जाएगी कि यूं आपने बनानी है बेंजीन और फिर यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। तो अगर इसकी अनुनादी संरचनाएं देख रहे हैं तो कितनी बन रही हैं? 5। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाओ, ये तो मैंने बनानी सिखा दी।
लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि ये बंध C यहां पर क्या है, कार्बन है, ये कार्बन, ये C और X का बंध ये टूटना मुश्किल है। आप देख पा रहे हैं क्यों मुश्किल है? क्योंकि इधर देखें कि इसका कारण मैं यहां पर लिख रहा हूं ऊपर, क्योंकि जगह नहीं है। देखो क्या लिखूंगा, क्योंकि यहां पर अनुनाद के कारण क्या आ रहा है, अनुनाद के कारण द्विबंध आ रहा है। ठीक है, ये अनुनाद हुआ, इसीलिए इस कार्बन और X के बीच में क्या आ गया, द्विबंध। कार्बन और X के बीच में दो बंध बन गए हैं। तो दो बंध तो एक बंध की तुलना में तोड़ने मुश्किल है। यहां पर तो एक ही, यहां पर तो अनुनाद हुआ नहीं कोई, तो ये तो एक ही बंध है, ये तो टूटना आसान है। लेकिन यहां पर बंध कितने होंगे, दो बंध तोड़ने क्या होंगे, मुश्किल। ठीक है, तो अनुनाद के कारण CX के मध्य दो द्विबंध आ जाता है, और द्विबंध जो है तोड़ना क्या होता है, द्विबंध जो है वो तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो आप आंसर लिखेंगे हेलो एरिन का CX बंध तोड़ना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है, मुश्किल से टूटता है। क्यों? क्योंकि इसमें अनुनाद के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में द्विबंध आ जाता है, और द्विबंध एकल बंध की तुलना में तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इनके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट जो बात करते हैं, मैं साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए देखो और कहां ये यूज होता है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन चैप्टर के अंदर ये बातें हो चुकी। अब नेक्स्ट जो हमने सीखना है वो कौन सा चैप्टर सीखना है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। मैं इसको जगह यूज लेनी है, इसलिए मैं ये भी साफ कर रहा हूं। आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, एक तो अगर आपको लग रहा है कि भाई सर बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो एक तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक वाला बटन दबा दें, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। लास्ट में जब वीडियो खत्म होने वाली है तो थक जाते हैं, आप सोचे भाई फटाफट बंद करो। ठीक है, तो आप वो लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो उससे मेरे को जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि भाई बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। तो आपको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या करना है, पेज नंबर आ जाओ आप 344 पर। कौन सा पेज नंबर सॉल्व करवा रहा हूं मैं, पेज नंबर 344 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक फॉलो नहीं कर रहे वो कहां पर आ जाओ, एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले लेसन में आ जाओ। मतलब ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट, इस लेसन में आ जाओ, 11वें लेसन में। ठीक है, वहां पर आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर ये वाला क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। पेज नंबर 344 पर क्या क्वेश्चन करने को मिलेगा कि फिनॉल की तुलना में एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य अधिक होती है, क्यों? ये वाला क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। क्वेश्चन होगा कि एल्कोहल की तुलना में, एल्कोहल की तुलना में फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य, फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य अधिक होती है, क्यों? ये क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है भाई, इधर देखें आप कि भाई मैंने यहां पर शुरू किया कि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य अधिक होती है। आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप पहले अल्कोहल बनाओ, फिर फिनॉल बनाओ, और फिर आगे का काम करेंगे अपने। इधर देखें मैंने अल्कोहल बनाया, आंसर समझा रहा हूं मैं। अल्कोहल बनाया ROH, ये अल्कोहल है, और दूसरा मैंने फिनॉल बनाया कि ये बनाया बेंजीन, और इसके ऊपर अगर OH होता है वो इस तरीके से ऑक्सीजन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ठीक है, अब दोनों के, ये अल्कोहल था, ये फिनॉल था, आपको दोनों के अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। तो मैं आपको पिछले लेसन में समझा चुका हूं कि यार अम्लीय सामर्थ्य की तुलना का मतलब क्या मतलब होता है कि पहले H+ निकाल दो, इससे पहले क्या निकाल दो, H+। तो मैं इससे H+ निकालता हूं इस तरीके से, ये हो जाएगा RO- और H+ निकल जाएगा, और इससे भी अगर मैं H+ निकालता हूं तो ये हो जाएगा बेंजीन, और इससे H+ निकल जाएगा तो ये हो जाएगा O, और इस पर 3 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा माइनस, ये द्विबंध द्विबंध द्विबंध, इस मध्यवर्ती को हम कहते हैं फेनॉक्साइड। तो ये लो भाई, क्या कहते हैं इसको, फेनॉक्साइड कहते हैं। अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये लो, इसको कहते हैं फेनॉक्साइड, फेनॉक्साइड। तो अगर इन दोनों के अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है
तो इन मध्यवर्तियों का स्थायित्व देख लो, इन दोनों में से जो ज्यादा स्थायी होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। तो ये तो एल्कोक्साइड है और ये फिनॉक्साइड है। आप देखें यहां पर कहीं भी अनुनाद होने की संभावना नहीं है, लेकिन इस फिनॉक्साइड को देखो तो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर अनुनाद हो सकता है। तो इसका आप यूं लिखेंगे कि यहां पर फिनॉक्साइड में जो है वो अनुनाद हो सकता है। तो फिनॉक्साइड में अनुनाद संभव है। तो अनुनाद के कारण जो है वो क्या हो जाएगा, स्थायी और अस्थायी हो जाएगा। तो आपका तो आंसर वैसे आ गया कि इसके अंदर अनुनाद संभव है, इसके अंदर तो भाई अनुनाद संभव है, तो अनुनाद के कारण ये मध्यवर्ती क्या होगा, स्थायी होगा, इसलिए फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, लेकिन जब बोर्ड में इस क्वेश्चन को करना होता है तो इस फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनानी भी होती हैं। तो फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनानी है कि आप यूं करोगे बेंजीन और फिर यहां पर डबल बॉन्ड और O, यहां पर लॉन पेयर, ये 3 लॉन पेयर, ये माइनस। किस तरीके से अनुनादी संरचनाएं बनानी है कि आपको पता है कि ये लॉन पेयर उठ करके कहां आएगा, यहां पर, और ये बंद उठ करके कहां जाएगा, यहां पर। ठीक है, तो अब मैंने इतनी अनुनादी संरचनाएं बना दी, अब आपको क्लियर होने लग जानी चाहिए बात। तो क्या बनेगा अगला, ये बनेगी संरचना की ये बेंजीन और ये यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये O और ये 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे। देखो इस पर माइनस आवेश था, ये इलेक्ट्रॉन इसने इधर दे दिया तो ये माइनस आवेश क्या हो जाएगा, खत्म, इसलिए ये होगा उदासीन। और ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस आवेश और ये रहेंगे डबल बॉन्ड। अब अगली अनुनादी संरचना में आपको पता है कि माइनस क्या करता होता है, द्विबंध बढ़ाता है, द्विबंध क्या करता होता है, माइनस बनाता है, उल्टा होता है, माइनस द्विबंध, द्विबंध माइनस। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से हो जाती है कि ये लो, अब बेंजीन और यहां पर द्विबंध आ जाता है, यहां पर माइनस आ जाता है, ये द्विबंध O और 2 लॉन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो माइनस है ये उठ करके, ये माइनस उठ करके यहां पे बंद बनाएगा और ये बंद उठ करके यहां पर माइनस लाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बन जाएगी वो यूं बनेगी कि ऐसे बेंजीन और यहां पर हो जाएगा द्विबंध, ये द्विबंध आ गया, यहां पर हो जाएगा माइनस, ये द्विबंध O और लॉन पेयर। अब अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो माइनस है वो यहां पर बंद बनाएगा और ये बंद उठ करके यहां पर लॉन पेयर ले आएगा। तो अब नेक्स्ट जो है बन जाएगा अगली अनुनादी संरचना बेंजीन, द्विबंध, यहां पर द्विबंध, ये सिंगल बॉन्ड O और ये लॉन पेयर और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब ये आपको बनानी आएंगी, ध्यान रखना। आप सोचो भाई एक बार देखते ही मैं बना दूंगा तो वो संभव नहीं है। तो आपने क्या देखा कि आप कहोगे अल्कोहल की तुलना में फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य अधिक होती है, क्योंकि फिनॉल से जो मध्यवर्ती H+ त्यागने के बाद में मध्यवर्ती बनता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद संभव है, अनुनाद के कारण ये हो जाता है स्थायी, जिससे ये H+ का पुनः ग्रहण नहीं करता और फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य होती है अधिक। ठीक है, और इसकी अनुनादी संरचनाएं बढ़ा दोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा फुल बटे फुल नंबर का। बोर्ड के पेपर में ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं 20 बार पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अभी इसी पेज नंबर पर ही आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी। क्या, ये मैं साफ कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, आपका ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड में आएगा, हर हाल में आएगा। चलिए, अब आप देखो इसी पेज नंबर पर एक चीज और सीखने को मिलेगी। आपको वो कहेगा कि फिनॉक्स, देखिए क्वेश्चन समझें क्या है। नेक्स्ट कहता है कि फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं अधिक स्थायी होती हैं, क्यों? अधिक स्थायी होती हैं क्यों? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं तो मैंने इधर बना रखी है, आपको फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं अगर आप बना लो तो आपको जो है आंसर समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों।
देखिए मैं अगर यहां पर फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाऊं तो ये मेरे पास है बेंजीन और ये बेंजीन और इसके साथ O और H, ये मेरे पास है फिनॉल, ठीक है, और ये है फिनॉक्साइड। तो इन दोनों में की अनुनादी संरचना बनाओ, मतलब यहां पर H है तो फिनॉल, H है तो फिनॉल, H ना होकर के यहां पर H हट गया और यहां पर माइनस आ गया तो ये क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन। अब दोनों की अनुनादी संरचना की तुलना करनी है तो आप बनाओ अनुनादी संरचना, ये द्विबंध उठा करके इधर लाओ, ये बंध उठा करके इधर लाओ, तो इसकी अगली अनुनादी संरचना इस प्रकार से बन जाएगी। देखो बेंजीन और यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस आवेश, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बचेगा सिंगल बॉन्ड OH, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इस पर आ जाएगा प्लस आवेश, ठीक है। तो अब ये तो आगे चलती जाएंगी, ये माइनस बंद बनाएगा, बंद आगे माइनस बनाएगा, वो सारी संरचनाएं तो इसी तरीके से बनेगी, लेकिन आंसर हमारा यहीं पर आ गया। क्या आंसर आ गया कि आपको इस संरचना, ये अनुनादी संरचना है और इस संरचना में बात पकड़ में आ गई कि सर ये देखो, ये भाग और ये भाग देखो, इसमें तो ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, उदासीन। यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, जबकि ऑक्सीजन तो कैसा होता है, अधिक विद्युत ऋणी होता है, और अधिक विद्युत ऋणी है, फिर भी इस पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया, इस पर तो माइनस आना चाहिए था, प्लस आवेश आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कम स्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन पर प्लस आवेश होता है। देखो यहां पर नहीं हुआ क्योंकि यहां पर तो इसकी संरचना में पहले से माइनस था, जैसे ही अनुनाद हुआ ये माइनस खत्म हो गया, माइनस खत्म हो गया तो ये हो गया उदासीन, लेकिन ये पहले उदासीन था, जैसे ही अनुनाद हुआ तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस आवेश, प्लस आवेश आ गया तो ऑक्सीजन तो अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिस पर प्लस आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया तो ये कम स्थायी हो गया, ठीक है। तो आप ये जान लें कि भाई ऑक्सीजन से इधर इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिसकी वजह से प्लस आ गया, लेकिन यहां पर पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, जब इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये तो उदासीन हुआ है, तो यहां पर ये तो उदासीन हो गया ऑक्सीजन और यहां धन आवेशित हो गया, प्लस आवेश आ गया, तो प्लस आवेश वाला ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, कम स्थायी, इसलिए फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं फिनॉक्साइड की तुलना में कम स्थायी होती हैं। तो ये बात भी आपका एक क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। चलिए अब आपको यहीं पर ही एक और चीज सिखा देते हैं, क्या कि इसी पार्ट से ही आपको एक चीज और समझने को मिल जाएगी, क्या कि अपने पास पेज नंबर नेक्स्ट चलते हैं 300, पेज नंबर है 382, ठीक है, पेज नंबर है 382, यहां पर आपको ये क्वेश्चन सीखना है, ये लो, पेज नंबर 382 पर लिखा है भाई, कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय गुण की व्याख्या कीजिए, मतलब समझाओ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो पहले आप वही कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड OOH, मतलब COOH कार्बन श्रृंखला के साथ में, R क्या है, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला के साथ में COOH जुड़ जाए तो उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब इसका अम्लीय गुण कैसे समझाया जाएगा कि आप यूं बढ़ाओ कि भाई ऑक्सीजन पर यूं 2 लोन पेयर होते हैं, इस पर भी 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अम्लीय गुण की बात करनी है तो H+ निकालना पड़ेगा, ये लो जी मैंने H+ निकाल दिया, ये वाला H+ निकल गया, तो अब ये क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, और यहां पर क्या बच गया, सिंगल बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, ये बंद के इलेक्ट्रॉन और रह गए यहां पर, तो 2 और इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां पर आ गया माइनस आवेश, ठीक है। अब क्या करना है कि ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, इसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, और ये कार्बोक्सिलेट आयन में देखो आप अनुनाद हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है तो अनुनाद होगा। अब अनुनाद कैसे होगा कि ये जो लोन पेयर है वो उठ करके इधर आ जाएगा और ये बंद जो है उठ करके इधर आ जाएगा, तो अगली जो इसकी संरचना बन जाएगी अनुनादी संरचना वो ये बन जाएगी कि RC डबल बॉन्ड O, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन बच गए, और यहां पर हो गया ये वाला बंद उठ करके इधर चला गया तो यहां पे बच गया सिंगल बॉन्ड, और ये 3 लोन पेयर और माइनस आ गया इस पर, ठीक है।
तो इस तरीके से ये इसकी दूसरी अन्नादि संरचना हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय गुण की व्याख्या कैसे होगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है कि H+ त्यागने के बाद में कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है, जिससे ये H+ का पुनः ग्रहण नहीं करता, मतलब विलयन में H+ आयन रहते हैं, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद एक 12th बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और करवा रहा, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य बहुत बार ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अम्लीय सामर्थ्य फिनॉल की तुलना में अधिक होती है क्यों? फिनॉल की तुलना में अधिक होता है क्यों? अधिक होता है क्यों? मतलब फिनॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो फिनॉल से ज्यादा अम्लीय होता है। फिनॉल भी अम्लीय होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अम्लीय होता है, लेकिन दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कारण इधर देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ त्याग करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, फिनॉल H+ त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन में से दोनों में से किसके अन्नादि संरचनाएं ज्यादा स्थायी हैं? तो आप कहोगे सर इसकी 2 अन्नादि संरचनाएं बन रही हैं, इसकी 5 बन रही हैं, तो ये ज्यादा स्थायी होना चाहिए, इसलिए फिनॉल ज्यादा अम्लीय होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। आपने ये देखना है कि यहां पर तो देखो सर कि जो माइनस आवेश है ना, माइनस आवेश जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें माइनस आवेश तो कहां कहां घूम रहा है? ऑक्सीजन पर पहले तो यहां पर था, इस पर माइनस आवेश था और फिर आ गया इस पर माइनस आवेश। मतलब ऋण आवेश कहां पर घूम रहा है? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पर घूम रहा है। लेकिन यहां पर देखो ऋण आवेश किस पर घूम रहा है? ये क्या है? कार्बन, कार्बन पर माइनस, कार्बन पर माइनस, कार्बन पर माइनस। तो यहां पर तो माइनस आवेश जो है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, ये पूरी दोनों की अन्नादि संरचनाएं बनानी है। ठीक है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पर विस्थानीकृत होता है। ठीक है, घूमने को वर्ड बोलना है, विस्थानीकृत होता है। ठीक है, इसलिए इसकी अन्नादि संरचनाएं जो है वो क्या होंगी? अधिक स्थायी होंगी, और अधिक स्थायी होने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय गुण जो है वो, अम्लीय सामर्थ्य जो है वो क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? कम। क्या लिखोगे कि यहां पर ऋण आवेश कम विद्युत ऋणी परमाणु कार्बन पर घूम रहा है, जो कि इसकी अन्नादि संरचनाओं को क्या कर देता है? कम स्थायी कर देता है। इसलिए जो है इसका अम्लीय सामर्थ्य जो है, फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम होती है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आप एक चीज और देखें तो यहां पर माइनस आवेश जो है, देखो ये वाली स्थिति कौन सी होती है? ऑर्थो। ये वाली कौन सी होती है? पैरा। ये कौन सी होती है? ऑर्थो। तो माइनस आवेश ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आता है। इसीलिए अगर यहां पर कोई समूह जुड़ता है, इनके साथ कोई समूह जुड़ता है, तो ऑर्थो और पैरा प्रभाव, पैरा स्थितियों पर ज्यादा प्रभाव डालता है और मेटा पर कम प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये आपका एक जो है कंसेप्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है, आपने एक और चीज सीखनी है क्या कि अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य फिनॉल से अधिक होती है। ये था पेज नंबर 395 पर, ये क्वेश्चन भी दे रखा था 12.20। ठीक है, ये पेज नंबर कौन सा था? 395 पर 12.20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। चलिए अब एक लास्ट बात कर रहा हूं बस एमीन की, और इसके बाद हो जाएगा ये अनुनाद का ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। चलिए लास्ट क्या है कि आपसे पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। लो भाई, बहुत लंबी क्लास थी, लेकिन आपके सारे चैप्टर में से जो भी टेक्निकल प्रश्न जो थे वो सारे आपके सॉल्व हो गए हैं भाई। चलो देखें, आपके पास एक बात आती है कि पेज नंबर मैं बता देता हूं, पेज नंबर दे रखा है आपके पास 407। ठीक है, पेज नंबर है 407। ठीक है, इस पर आपको कहा गया है कि अमोनिया व एनिलीन में से किसकी क्षारीय सामर्थ्य अधिक है, वह क्यों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि अमोनिया व एनिलीन में से किसकी क्षारीय सामर्थ्य अधिक है, वह क्यों। तो आपको क्या करना है कि पहले तो अमोनिया बना लेना है। ये लो जी, मैंने अमोनिया बना लिया, NH, ये NH3 को अमोनिया कहते हैं। यहां पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब क्या होता है कि क्षारीय गुण का मतलब क्या है, ये मैंने बनाया है अमोनिया, और क्षारीय गुण का मतलब क्या होता है कि ये लोन पेयर जो है वो इसको दान करे और इस H+ को ग्रहण कर ले, तो इसका मतलब इसका क्षारीय गुण है। जैसे ये नाइट्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन यूं थे, और ये अपना इलेक्ट्रॉन यूं इस तरीके से दे करके ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये तो उदासीन हो जाएगा और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हो गई अमोनिया की। अब दूसरा देख लें कि एनिलीन क्या होता है। एनिलीन होता है कि बेंजीन वलय, ये बेंजीन वलय, और आपके पास यूं बेंजीन वलय, और यहां पर होता है NH2, यहां पर लोन पेयर है। अब ये एनिलीन जो है इस H+ को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे और इसको ग्रहण करे, तो ये बनेगा हमारे पास बेंजीन, और यहां पर आ जाएगा नाइट्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और प्लस आवेश आ जाएगा। जैसा यहां हुआ है वैसा यहां हुआ है। ठीक है, ये है एनिलीन। लेकिन अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि एनिलीन जो है ना, एनिलीन में आप देखो यहां पर अनुनाद हो सकता है, अनुनाद हो सकता है एनिलीन में। तो एनिलीन में अनुनाद बढ़ाओ, कैसे बनेगा अनुनाद, कि आपके पास एनिलीन की संरचना, आप बेंजीन और यहां पर द्विबंध द्विबंध, ये नाइट्रोजन और इसके ऊपर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, तो क्या होगा, अनुनाद होगा। अनुनाद होगा तो ये वाला बंध जो है उठ करके, लोन पेयर उठ करके यहां पे बंध बनाएगा, और बंध ही उठ करके यहां पे माइनस लाएगा। तो अगली अनुनादी संरचना इसकी इस प्रकार से हो जाएगी कि नाइट्रोजन जो है यहां पर आपके पास हो जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H2, यहां पर आ जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा कि यहां हो जाएगा माइनस, ये डबल बॉन्ड। अब इसकी आगे अनुनादी संरचनाएं बढ़ाओगे ना, तो ऐसे 5 बनेगी, आपको बनानी है भाई, खुद बनानी है। ठीक है, आगे इस तरह आगे चलाओगे, माइनस यहाँ पे बंद बनाएगा, बंद यहाँ पर माइनस लाएगा, फिर माइनस बंद बंद माइनस, इस तरीके से चलाते चलाते 5 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। ठीक है, तो इस आंसर का कारण, इस जो क्वेश्चन का कारण जो है वो 2 तरीके से समझाया जा सकता है। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि मैंने कहा कि अम्ल वो होता है जो H+ ग्रहण करने के लिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे करके H+ ग्रहण करता है। लेकिन होता क्या है कि इस एनिलीन में तो ये लोन पेयर जो है वो यहां पर इसको H+ देने के लिए उपलब्ध ही नहीं हो पाता, क्योंकि अनुनाद के कारण ये तो इधर घूमने चला जाता है, अंदर घूमने चला जाता है। देखो ये लोन पेयर उठ करके अंदर की तरफ आ गया, यहां पर तो लोन पेयर बचा ही नहीं, तो ये H+ ग्रहण करने के लिए यूज ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि आप पहला कारण तो ये दोगे कि एनिलीन में जो है वो लोन पेयर जो है वो अनुनाद के कारण H+ ग्रहण करने में, H+ ग्रहण करने के लिए उपलब्ध कम हो पाते हैं, उपलब्ध कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इधर की तरफ घूमने चले जाते हैं, यहां बचते ही नहीं हैं। तो इसलिए एक तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य कम होगी एनिलीन की अमोनिया से, और दूसरा कारण ये हो गया कि अगर इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाओ तो 5 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, और इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाओ तो 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो ये ज्यादा स्थायी है, ये क्या है, अधिक स्थायी, और ये क्या है, कम स्थायी, कम स्थायी। ठीक है, तो ये अधिक स्थायी है, ये कम स्थायी है, तो ये H+ ग्रहण करके कम स्थायी की तरफ बदलना नहीं चाहेगा, इसलिए भी ये H+ नहीं ग्रहण करेगा। तो H+ नहीं ग्रहण करेगा तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे अमोनिया व एनिलीन की तुलना में एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य कम है। क्यों कम है? क्योंकि एनिलीन पर जो लोन पेयर होते हैं वो अनुनाद के कारण H+ ग्रहण करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए इसकी क्षारीय सामर्थ्य कम होती है। और दूसरा, एनिलीन की 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं और ये अधिक स्थायी होता है। ये जो H+ बनाने के बाद में ये जो बना, इसको कहते हैं एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। आप कहोगे एनिलीनियम आयन में 2 ही अनुनादी संरचनाएं होती हैं, इसलिए ये कम स्थायी होता है। कम स्थायी होता है तो ये अधिक स्थायी से कम स्थायी में नहीं बदलेगा, मतलब H+ नहीं ग्रहण करेगा, तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य होती है कम। अब इसकी 2 ही अनुनादी संरचनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि ये वाला जो प्लस है वो अनुनाद में भाग नहीं ले पाता, अनुनाद में भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? कि अगर ये वाला बंध उठा करके अगर आप यहां पर लाओगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पर इस तरीके से 5 बंध बन जाएंगे। कितने बंध बन जाएंगे? 5।
जबकि नाइट्रोजन पर 5 बंध कभी भी नहीं बन सकते। ये आपने केमिस्ट्री फर्स्ट मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे कि नाइट्रोजन पर कभी भी 5 बंध नहीं बन सकते, इसलिए ये बंध बाहर नहीं आएगा, यहां पर द्विबंध नहीं आ सकता, इसलिए ये भाग अनुनाद में हिस्सा नहीं लेगा। हालांकि प्लस बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, लेकिन ये भाग अनुनाद नहीं करेगा। ये तो कर सकता है क्योंकि यहां पर प्लस नहीं है, लॉन पेयर है, ये तो कर सकता है, लेकिन ये अनुनाद में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये अनुनाद में भाग लेगा तो यहां पर हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए, एक ये बंध कितने हो गए 4, और एक बंध यहां से उठ करके आ जाए तो कितने हो जाएंगे 5, जबकि नाइट्रोजन 5 बंध नहीं बना सकता, ये सिर्फ 4 ही बना सकता है। ये तो मैंने वैसे ही समझा दिया, बाकी इस क्वेश्चन के आंसर में आप यही लिखेंगे, 2 कारण जो मैंने बताए हैं यही 2 कारण लिखेंगे और ये टॉपिक हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको चारों लेसन के अनुनाद के आधार पर जितने क्वेश्चन होते हैं सारे सॉल्व करवा दिए हैं। अगर इक्का दुक्का कोई बच भी गया तो वो हम जब चैप्टर करेंगे तो साथ में आ जाएंगे, लेकिन 99% मैंने जो है आपको अनुनाद के आधार पर सॉल्व होने वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं। लेकिन अनुनाद अभी भी नहीं खत्म हुआ, अभी अनुनाद को रेजोनेंस कहते हैं और रेजोनेंस के 2 प्रभाव होते हैं, एक प्लस आर प्रभाव और एक माइनस आर प्रभाव। तो प्लस आर और माइनस आर प्रभाव के आधार पर भी बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो हम इससे अगले एपिसोड में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए, आपको कितना बेनिफिट हुआ, ये कमेंट करके बताया करें दोस्तों। ठीक है, गुड लक, पढ़ते रहो, बाय।